हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 मई 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 19 मई 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर जरूर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि एक तो रेगुलर जो हम वहाँ पे क्विज करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वीडियो कौन से टाइम पीरियड के ऊपर अपलोड हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसको बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एशिया की ओल्डेस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और आंसर इसका क्या होगा, एसएस मुंद्रा होगा। तो बी आंसर होगा, और पूरा नाम भी आप याद सकते हैं, सुभाष मुंद्रा। और दोस्तों इससे पहले ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन जो हैं वो एसएस मुंद्रा बन चुके हैं। इससे पहले ये पोजीशन जस्टिस विक्रमजीत सेन के पास थी। 2016 से वो इस पद पे थे, अब 2022 में वो इस पद से हटा दिए गए हैं। आप कह सकते हो कि वो रिटायर हो गए हैं, बहुत टाइम हो चुका था, 6 साल हो चुके हैं, तो अब इनकी जगह पे एसएस मुंद्रा को लगाया गया है। एसएस मुंद्रा जो है वो रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। 2017 में आप कह सकते हो कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद से हटे थे, उन्होंने रिजाइन किया था, एज सच वो रिटायर हो गए थे उस टाइम पीरियड पे, और 3 साल तक उन्होंने ये पद जो है वो संभाला है एज ए डिप्टी गवर्नर का। और उनके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों, 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वो रह चुके हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर आप देखोगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, और भी कई पद जो हैं वो अहम उन्होंने संभाले हैं। तो बहुत बड़ा और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास है बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो अब स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन जो होंगे वो एसएस मुंद्रा होंगे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने याद रखना है कि पुराने कौन थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन थे। लेकिन इसी के साथ आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जरूर याद रखें, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो कौन हैं, वो हैं आशीष कुमार जी। कौन है, आशीष कुमार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एमडी और सीईओ और चेयरमैन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये आपने याद रखना है। लेकिन जो बाकी अपॉइंटमेंट्स है दोस्तों वो भी याद रखेंगे। इसमें जो आप पहला नाम देख रहे हो विश्वास पटेल जी का, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का, याद रखना है, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। डॉक्टर एस राजू जी, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट विनय मोहन क्वात्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं, याद रखना है, नए फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मजेस्टी द क्वीन। तो आप कह सकते हो ब्रिटिश एम्पायर एक ऑर्डर जो है वो देता है, आप कह सकते हो जो रानी है वो इसको प्रेजेंट करती हैं इस ऑनर को, और इसका नाम है ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसको CBE भी कहा जाता है, और ये मिला है अजय पीरामल को। तो नाम याद रखना है, डी आंसर होगा। अजय पीरामल जी जो हैं वो चेयरमैन हैं मुंबई बेस्ड पिरामिल ग्रुप के, और इनको ये ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय पीरामल जी का चेहरा। अजय पीरामल जी को ये अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है, और साथ में उन्होंने यूके इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप के अंदर इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट किया है, और ख़ास करके जो यूके इंडिया सीईओ फोरम है उसमें इंडिया की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए 2016 से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंडिया यूके सीईओ फोरम में। तो पिरामल ग्रुप जो है वो इंडिया और यूके के रिलेशंस को और आगे बढ़ाता है, उसको मजबूत करता है, और इंडिया और यूके में और ट्रेड की संभावनाएं पैदा करता है ये ग्रुप, इसीलिए इनको ये अवार्ड या ये ऑनर जो है वो दिया गया है। क्योंकि ये जो ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है दोस्तों, ये उस प्रोमिनेंट पर्सन को दिया जाता है, उस प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया हो,
अपने एरिया के अंदर लोगों को अपलिफ्ट किया हो या फिर अपनी फील्ड के अंदर लोगों को ऊपर उठाया हो, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1917 में की गई थी। उस टाइम पीरियड के जो राजा थे, और राजा थे उस टाइम पीरियड पे किंग जॉर्ज 5, याद रखना है किंग जॉर्ज 5 उस टाइम पीरियड पे राजा थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को स्लाइड से भी याद रख सकते हैं, या सिर्फ याद रखें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको दिया गया है, अजय पिरामिल जी को दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं इसको जरूर याद रखें। रामदर्श मिश्रा देख रहे हो, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, इनको रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 का, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमर मित्रा बहुत ही फेमस बंगाली आप कह सकते हो ऑथर हैं, बहुत ही नाम है इनका बंगाली जर्नलिस्ट के अंदर, या आप कह सकते हो बंगाली जो पूरा का पूरा हमारा जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं बहुत सम्मान करते हैं इनका, और इनको दिया गया है ओ हेनरी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ओ हेनरी अवार्ड। नेक्स्ट है सर डेविड एटनबरो, इनको अवार्ड दिया गया दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको याद हो जानी चाहिए फिर से। ये सारे के सारे अवार्डीज जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट फॉर अपकमिंग 44th चेस ओलंपियाड 2022। तो सिंपल क्वेश्चन है यार कि 44th चेस ओलंपियाड 2022 जो है वो कहाँ पे होने वाली है, ये आपने बताना है। और ये होने वाली है, एग्जैक्ट जगह है चेन्नई के अंदर। इसका मतलब है, ये क्लियर है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो टाई अप हुआ है वो तमिलनाडु सरकार के साथ हुआ है, और इस टाई अप के अंदर स्पेशली ये बताया गया है कि कौन सी तैयारियां, कौन से प्लेयर जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में खेला जाएगा। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया कोई वर्ल्ड का बड़ा चेस इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था है वो दोस्तों मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, फिडे है, वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और ये एमओयू जो है वो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बीच में साइन हुआ है। एक का नाम है संजय कपूर जी, और दूसरे बंदे का नाम है MK स्टालिन जी। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा जो संजय कपूर जी जो हैं वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के क्या हैं, वो हैं प्रेसिडेंट, और MK स्टालिन जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। तो दोनों के बीच में ये साइन हुआ है। तो याद रखना है 44th एडिशन चेस ओलंपियाड का कहाँ पे होने वाला है, चेन्नई के अंदर होने वाला है। और दोस्तों तमिलनाडु के गवर्नर जरूर याद रखें, RN रवि जो है वो उनका नाम है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है जिसने 6 नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो जीत लिए हैं, और ये 6 नेशनल अवार्ड जो हैं वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए गए हैं? ये दिए गए हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्होंने ये 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं। और ये बहुत ही फेमस ग्रामीण बैंक है, और इसका नाम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो आंसर यहाँ से क्लियर है, क्या होगा? बी होगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जो कि एक लीड रीजनल बैंक है। और आप कह सकते हो कि ये इस हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका में होगा, एग्जैक्ट जगह जो है वो है धारवाड़ के अंदर। और इनको 6 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि इनको ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं? आप पीछे देख सकते हो अटल पेंशन योजना लिखा हुआ है, इसका मतलब अटल पेंशन योजना को इन्होंने बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाया है, बहुत से लोगों को इसके अंदर इनरोल किया है, बहुत से लोगों को इस योजना का लाभ जो है वो पहुँचाया है। तो ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अटल पेंशन योजना को बहुत अच्छे से जो है वो स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया। और जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, इन्होंने अभी तक जो है वो 2,64,000 के लगभग अकाउंट जो हैं वो अटल पेंशन योजना के अंदर खोले हैं। और स्पेशली 2021-22 के साल के अंदर 58,000 से अधिक अकाउंट जो है वो उन्होंने सिर्फ इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खोल दिए गए हैं। और ये अवार्ड PFRDA की तरफ से इसलिए दिया गया है क्योंकि अटल पेंशन योजना को चलाने वाला और साथ में नेशनल पेंशन स्कीम को चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास यही है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और साथ में इस बैंक का और भी बहुत अहम रोल रहा है अलग अलग स्कीम्स को चलाने में, खास करके 3 सरकार की स्कीम्स को चलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। एक है हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक हमारे पास है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
और एक है हमारे पास अटल पेंशन योजना। तो इन सब के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो बेसिकली दिया गया है। और ये याद रखना है किसकी तरफ से दिया गया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें आप अटल पेंशन योजना के बारे में भी याद रख सकते हैं कि इसका जो स्टार्ट किया गया था इसको वो 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन मकसद यही था कि हम सोशल सिक्योरिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके, खास करके जो गरीब बंदा है उसको जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो कुछ पैसे हर महीने जो है वो उसके अकाउंट में आ जाया करेंगे जब भी वो 60 साल की उम्र जो है वो हासिल कर लेगा। तो लेकिन इसमें आपको लाभार्थी बनने के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो कुछ पैसा जो है वो इसमें डालोगे, लाइक थोड़े थोड़े पैसे करके इसमें डालोगे और बाद में आपको हर महीने जो है वो पेंशन मिलेगी जितने भी पैसे आप इसके अंदर ऐड करते हो, जो भी प्लान आपने इसके अंदर चुना होगा। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में याद रखें, इसके जो चेयरमैन है करंटली वो पी गोपी कृष्णा है, पी गोपी कृष्णा। और इसका हेडक्वार्टर मैं पहले ही बता चुका हूं कहां पे है, धारवाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, और ये हैं एक सीनियर आईएएस ऑफिसर निधि छिब्बड़ जी। तो इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। और साथ ही साथ याद रखना है इनको जो रैंक दिया गया है, इनको जो पे मिलेगी वो एज ए एडिशनल सेक्रेटरी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए एडिशनल सेक्रेटरी ये पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के तौर पे काम भी कर रही हैं। तो इनको सैलरी या रैंक जो है वो उसी के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक कल क्वेश्चन हमने कवर किया था कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का। तो कल हमने आंसर जो बताया था वो बताया था रविंदर सिंह ढिल्लन। तो कल रविंदर सिंह ढिल्लन ही थे दोस्तों, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था क्योंकि ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन थे, और एडिशनल चार्ज देके इनको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ही रहे और अब इनकी जगह पे परमानेंट बंदा जो है वो लगा दिया गया है, और इनका नाम है विवेक कुमार दवांजन जी। याद रखना है आंसर क्या होगा, सी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार जी लगाए गए हैं। और निधि छिब्बड़ जो 1994 की बैच आईएएस ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर हैं इनका, ये एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे काम कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में, और इनको सीबीएसई ने चेयरपर्सन जो है वो नियुक्त किया है। और विवेक कुमार देवांजन जी जो 1993 बैच आईएएस ऑफिसर है, मणिपुर कैडर है इनका, और इनको आरईसी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन के अंदर सारी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हो। जसलीन कोहली का आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लगाई गई हैं डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की, डिजिट इंश्योरेंस की। अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। विजय सांपला जी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बना दिया गया, दोबारा से दूसरी बार जो है वो इनको बनाया गया है, क्योंकि पहले इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, अब दोबारा से उसी पोजीशन पे फिर से भेज दिया है इनको। लेकिन इसी तरह से इस ऑप्शन में भी आप दो देख सकते हो जो ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो मनोज सोनी का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली चेयरमैन लगाए गए हैं दोस्तों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और अंशुल स्वामी का नाम देख रहे हो, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लगाए गए हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जिसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपने ज़रूर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस सैटेलाइट का दोस्तों नाम बताना है जो इसरो लॉन्च करेगा, ताकि जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसकी जांच हो सके, उसके बारे में पता लग सके। और इस सैटेलाइट का नाम होगा दिशा। तो आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसरो जो है वो दो सैटेलाइट्स बनाएगा, एक दिशा एल बनाएगा, एक दिशा एच नाम से बनाएगा, ताकि अपर एटमॉस्फेयर जो आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर वाला है उसकी स्टडी हो सके। दिशा का मतलब है डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइम आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड। तो उसकी जांच करने के लिए बनाया गया है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, मतलब 500 किलोमीटर अर्थ के ऊपर जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। और दिशा सैटेलाइट का मेन मकसद यही होगा ताकि जो वेदर सिस्टम है वहाँ का उसकी जांच कर सके, उसके बारे में स्टडी हम कर सकें। और जो सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शंस हैं, जो आपस में आप कह सकते हो कि कई कॉमेट्स टकराते हैं, कई पत्थर आपस में टकराते हैं, तो उसके बारे में हमें जो है वो पता लग सके। और इससे बारे में हमें अगर पता लगेगा तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें पहले से ही एडवांस में पता लग जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है, तो हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर करके रखेंगे, उससे बचने के जो नुस्खे हैं वो पहले से ही करके रखेंगे।
और इसमें दिशा एच जो वेरिएंट है वो हायर इंक्लिनेशन पे जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा इक्वेटर से, 85 डिग्री जो है वो इंक्लाइन किया जाएगा, और दिशा एल जो है 25 डिग्री इंक्लाइन किया जाएगा, लेकिन दोनों आपस में इकट्ठे घूमेंगे और आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास ये दोनों जो हैं वो ऑर्बिट करेंगे। तो जो डाटा जनरेट किया जाएगा इसरो की तरफ से, जो सोलर मिशन है दित्या L1, वहाँ से भी कुछ डाटा आएगा, कुछ इस दिशा सैटेलाइट से आ जाएगा। दोनों को इकट्ठा करके हम सन और अर्थ का लिंक जो है वो निकाल सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। तो आपने जरूर याद रखना है दोस्तों, इसरो 2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है। आप एक भी याद रख सकते हैं, सिर्फ 2 वेरिएंट हैं, एक L वेरिएंट है, एक H वेरिएंट है। एक मतलब आप कह सकते हो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से एक इतने उस पर रखा जाएगा, एक जो है वो 25 डिग्री एंगल के आसपास जो है वो रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है, प्लेस कॉल्ड होम। ये किसने बुक लिखी है? एक बहुत ही शानदार कवर पेज इस बुक का आप देखोगे अभी, लेकिन इस बुक को लिखा है प्रीति शेनॉय ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय। और ये एक आप कह सकते हो प्रोटोटाइप सी स्टोरी है। कॉफ़ी स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है कर्नाटका वाले एरिया में, जिसका नाम है सकलेशपुर। और वहाँ पे बताया गया कि किस तरह से फीमेल एक सिंगल बहुत ही फेमस करेक्टर जो है वो वहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वो अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखता है, किस तरह से वो फैमिली को एडजस्ट करता है, किस तरह से अपने आप को जानने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं, मतलब एक फिक्शनल सी स्टोरी जो है वो इसमें बताई गई है। और ये बुक को हार्पर कॉलिंस पब्लिश करेगा और इसको रिलीज़ किया जाएगा जून 2022 में। और प्रीति शेनॉय बहुत ही फेमस ऑथर हैं दोस्तों, 15 से ज़्यादा बुक्स जो हैं ये लिख चुकी हैं, मतलब 15 नॉवेल्स जो हैं ये लिख चुकी हैं। इवन इनके कई नॉवेल जो हैं वो अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। इवन कई बुक्स तो इनकी टर्किश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो चुकी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने ज़रूर याद रखना है, नाम क्या है? प्रीति शेनॉय। लेकिन दोस्तों जो बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे ऑथर्स बहुत ही फेमस हैं। नवदीप सिंह गिल जी का नाम देख रहे हो। नवदीप सिंह गिल ने एक बुक लिखी जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो वो बुक लिखी है। रीचा मिश्रा जी, इन्होंने जो है वो इंडियन ऑयल स्टोरी लिखी है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स। याद रखना है क्या नाम है? अनफिल्ड बैरल्स, इंडिया ऑयल स्टोरी, इंडिया ऑयल स्टोरी। राजीव भाटिया बहुत ही फेमस आप कह सकते हो, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसडर रहे हैं और इन्होंने खास करके अफ्रीका वाले एरिया में काम किया है। तो इन्होंने बुक लिखी है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन। तो ये सारी की सारी बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी पूछी जा सकती है। लेकिन ए प्लेस कॉल्ड होम ये बुक लिखी है प्रीति शेनॉय ने। अगला आते हैं, एक स्टेट बर्ड सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर की गई है और वो स्टेट की 17th बर्ड सेंचुरी है और उसका नाम है नंजारियन। नंजारियन टैंक जो है वो बना दी गई है 17th बर्ड सेंचुरी। रिसेंटली स्टेट असेंबली के अंदर उस स्टेट के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है और ये स्टेट है दोस्तों हमारे पास तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और जो ये नंजारियन टैंक है ये 17th बर्ड सेंचुरी के साथ साथ टोटल एरिया 125 एकड़ में या 125 हेक्टेयर में जो है वो फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो नंजारियन टैंक जो है वो तमिलनाडु की 17th बर्ड सेंचुरी जो है बनेगी। इसके ऊपर 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्च किए जाएंगे। और नंजारियन टैंक जो है वो एक लोकल किंग नंजारियन ने इसको बनाया था ताकि फसलों को पानी जो है पहुंचाया जा सके इरिगेशन के पर्पज़ से, फसलों की बिजाई के लिए, उसको काटने के टाइम पर हम इसको यूज़ कर सकते थे। और तमिलनाडु में 2 और सेंचुरीज जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगी 2022 के एंड तक। एक का नाम है सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी जो कि दिंडीगुल और करूर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनाई जाएगी, 5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। एक होगी एलिफेंट सेंचुरी जो कि कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। तो आप कह सकते हो ये 17 से कितनी हो जाएंगी? 19 हो जाएंगी 2022 के एंड तक। और रिसेंटली कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 52nd टाइगर रिजर्व बन चुका है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, IIFL होम लोन पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स टू विच स्टेट। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो IIFL होम लोन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि होम लोन्स प्रोवाइड कर सकें, लेकिन इसकी कैटेगरी ग्रीन होम लोन्स की होगी, मतलब इन्वायरमेंट को ना नुकसान करे, घर ऐसा बनाओ, पेड़ पौधे लगाओ और इन्वायरमेंट में कार्बन जो है उसको हमने अब्जॉर्ब भी करना है और जितनी कार्बन छोड़ेंगे उससे ज़्यादा अगर अब्जॉर्ब करते हैं तो हम कार्बन न्यूट्रल जल्दी बन सकेंगे। तो कौन सी स्टेट में ये ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स जो हैं वो दिए जाएंगे? ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक और तेलंगाना में ये लोन्स दिए जाएंगे, लेकिन साथ में आंध्र प्रदेश में भी दिए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईएफएल होम फाइनेंस जो है वो 7200 करोड़ रुपीस जो है वो लोन में देगा। 7200 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये 2025 तक जो है वो लोन में दिए जाएंगे। कौन सी दो स्टेट्स को? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। लेकिन ये ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स होंगे, मतलब घर इस तरह से बनाना है जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो इसमें आईएफएल जो है वो बेसिकली एक अपना फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म कुटुंब के जरिए जो है वो ऐसा करेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स जो है वो दिए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। और कुटुंब जो है वो एक नॉलेज इकोसिस्टम है दोस्तों, आप याद रख सकते हो, जिसमें जो है वो अफोर्डेबल लोन्स जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने आईएफएल फाइनेंस ने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, जिसमें एक ग्रीन डिज़ाइन हो, जिसमें आप कह सकते हो फाइनेंसिंग ऑप्शन हो, जिसमें जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये प्लेटफॉर्म आईएफएल फाइनेंस ने स्टार्ट किया था। तो मेन मकसद यही है कि ऐसे घर तैयार किए जा सके जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और साथ में एनर्जी एफिशिएंट भी हों, मतलब उसमें सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी जो है वो हम यूज़ करें। अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आईएफएल होम फाइनेंस जो है वो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ रुपीस जो है वो लोन में दे चुका है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीस जो है वो तेलंगाना को दिया है, और जो 956 करोड़ रुपीस हैं वो आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है वो 7200 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जिसमें से 4300 करोड़ के लगभग जो है वो आंध्र प्रदेश को मिलेगा, और 2800 करोड़ के लगभग जो है वो तेलंगाना को दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईएफएल फाइनेंस की, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की, और इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग नेशनल कंपनी में से एक है। और दोस्तों आपने याद रखना है एक बहुत ही खास बात, कि इसको नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएफएल फाइनेंस के कौन हैं? मोनू रत्रा। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2009 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू प्रोवाइड वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन। तो एक बहुत ही अलग सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, कि एयरपोर्ट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है उसके लिए एक अलग से इंटरफेस जो है वो तैयार किया गया है, और वो किसकी मदद से ये ट्रांजैक्शंस करेंगे? कोटक महिंद्रा बैंक की मदद से ये ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। तो याद रखना है आपने, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एक ऑपरेटर है कौन से एयरपोर्ट का? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। उन्होंने एक इनोवेटिव पेमेंट मेथड जो है या पेमेंट सोल्यूशन जो है वो पूरे एयरपोर्ट इकोसिस्टम के लिए तैयार किया है। कौन से बैंक के साथ मिलके? कोटक महिंद्रा बैंक और फी कॉमर्स के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया गया, इसको आगे बढ़ाया है। ये एक तरह का वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन है जो स्पेशली एयरपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, ताकि एक सिक्योर और यूनिफाइड पेमेंट एक्सपीरियंस जो है वो एयरपोर्ट में लोगों को मिल सके, कस्टमर्स को मिल सके, और बहुत ही अच्छे से पेमेंट जो है वो हो सके। और आप कह सकते हो ये ऐसा पहला एयरपोर्ट है जिसने अपना एक अलग से इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन सिस्टम जो है वो तैयार किया है और इस तरह का इनिशिएटिव निकाला है। तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी है, चाहे बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस करनी है, वो दोनों ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में जो है वो यहाँ पे हो सकती हैं। और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटका का बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो है ही है, इवन पूरे साउथ इंडिया का भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और इंडिया का 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका नेट नहीं भी चल रहा, आपका वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपना एक अलग से पेमेंट इंटरफेस है, उसकी मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये इसका मेन मकसद है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया आरबीआई का? तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इसको कवर कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत है आरबीआई के, तो सबके नाम तो आप याद नहीं करोगे, लेकिन अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए हैं, एक तो राजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया है, एक सिद्धिकांता पटनायक जी को अपॉइंट किया गया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बोथ ए एंड सी। सिर्फ स्लाइड से एक बार क्वेश्चन को जो है वो पढ़ना ज़रूर है। और इनका टाइम पीरियड जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट होगा, 1 मई 2022 से जो है वो इनको अपॉइंटमेंट दे दी गई है। और एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन जी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में रहेंगे, और सिद्धिकांता पटनायक जी जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च के अंदर रहेंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 का थीम क्या है? लेकिन पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये दोस्तों हर साल 18 मई को मनाया जाता है, और इसका मेन मकसद यही है कि म्यूजियम्स को जिंदा रख के हम जो हैं वो कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं,
हम जो हैं वो पुराने कल्चर के बारे में जान सकते हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ, क्योंकि अगर दो लोगों का कल्चर हमें पता लग सकता है म्यूजियम्स के थ्रू, इसका मतलब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे दोनों कंट्रीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। इवन लोगों में शांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक भी जो है वो म्यूजियम्स हैं। तो इसलिए थीम क्या रखा गया है, द पावर ऑफ म्यूजियम, मतलब इतनी चीज़ें म्यूजियम के लिए जो हैं हम अगर रख के आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो इससे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई 2022 को मनाया गया। और दोस्तों ये हर साल दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की तरफ से, और 1977 में जो है वो डिक्लेयर किया गया था कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाया करेगा। और थीम द पावर ऑफ म्यूजिक है, म्यूजियम है, और साथ ही साथ द पावर ऑफ म्यूजियम जो थीम रखा गया है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की तरफ से रखा गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, पेरिस के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गया है, कितना कम हो गया है सितंबर मार्च की रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो हर साल 2 रिपोर्ट्स देता है, हाफ ईयरली रिपोर्ट देता है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, ताकि लोगों को पता लग सके कि एक्चुअल में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, वो कितना रह गया है। तो इससे पहले जो है वो पैसा 600 के ऊपर था, अब 600 से कम हो गया है, तो 28.05 बिलियन डॉलर जो है वो कम हो गया है दोस्तों। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कितना कम हो गया है सेकेंड हाफ ईयरली रिपोर्ट के अंदर, सितंबर से मार्च की रिपोर्ट के अंदर। तो अगर आप देखोगे सितंबर 2021 में 635 बिलियन डॉलर थे, और अगर एंड ऑफ द मार्च देखोगे तो 607 बिलियन डॉलर हैं। और इवन अगर आप अप्रैल के एंड तक देखोगे दोस्तों, ये और भी कम हो गया, 597 बिलियन डॉलर हो गया, मतलब 10 बिलियन डॉलर और कम हो गया, 600 के भी नीचे आ गए हैं। तो आरबीआई इस रिपोर्ट को हर साल में 2 बार पब्लिश करता है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर सकें और इवन ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और लोगों को सही जानकारी जो है वो मिल सके। और फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है कि फॉरेन करेंसी में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं सेंट्रल बैंक के पास, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें फॉरेन करेंसी भी आएगी, इसमें बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स भी आ जाएंगे, और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी जो फॉरेन करेंसी में हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो ये अपने बात जो है वो ज़रूर याद रखनी है। और इस बार 38th हाफ ईयरली रिपोर्ट थी जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बताई गई है। अगला आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अगला है आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी 2 नई इंडियन नेवल शिप्स का उद्घाटन किया गया है। दोनों की दोनों वॉरशिप्स हैं, और दोनों का उद्घाटन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है। और ये कहाँ से किया है, मैजेगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से किया है। और एक आईएनएस सूरत है जो कि 4th और लास्ट गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B क्लास की। 15B क्लास का मतलब इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन हमने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है वो तैयार करना है, जो कि मैजेगॉन डॉक शिपयार्ड या शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है वो तैयार करता है। और आईएनएस उदयगिरी जो है वो सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A क्लास का। 17A क्लास का मतलब है कि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सेंसर यूज़ किए गए हैं, बहुत ही अच्छे वेपन्स जो हैं वो ये कैरी कर सकता है, और कई मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये संभाल सकता है। तो इसलिए इसको 17A प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया। लेकिन आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, एक आईएनएस सूरत है, एक आईएनएस उदयगिरी है, और इसको लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने। और ये नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हमारे पास कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार जी। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी ने एक ब्रीड वाइज रिपोर्ट जो है वो पशुपालन के लेके तैयार की है, पोल्ट्री को लेके तैयार की है। उसमें बताया गया है कि इस प्रजाति के पशु जो हैं वो इतने रह गए हैं, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो ये बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की गई है, और इसको 20th लाइव स्टॉक पशुपालन सेंसस के अंदर जो है वो अटैच किया गया है। तो पुरुषोत्तम रुपाला जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और 2000 आप कह सकते हो 18-19 का जो लाइव स्टॉक सेंसस है, जिसको हम 20वां पशुपालन इंडेक्स कहते हैं, वो उसके साथ मिला दिया गया है। तो इसमें ये जानकारी मिली है कि जो इंडिजीनियस कैटल्स हैं, जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं, वो कम हो गई हैं 6%। क्योंकि अगर आप पिछले साल की तुलना में देखोगे 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारे पास 15.12 करोड़ के आसपास जो है वो ये पशु थे, लेकिन अब जो है वो 14.21 करोड़ रह गए हैं। तो 6% डिक्लाइन देखा गया है। और टोटल कैटल पॉपुलेशन का जो आप कह सकते हो ये 73% शेयर है इंडिजीनियस पशुओं का, जो कि पहले 79% होता था। तो आप कह सकते हो 6% डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया है। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है कि ब्रीड वाइज जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है टैबलेट कंप्यूटर्स की मदद से। ये पहले पेपर मोड पे होता था, लेकिन अब टैबलेट कंप्यूटर्स की मदद से किया गया है, और इसको 20th पशुपालन सेंसस के साथ जो है वो अटैच कर दिया गया है।
इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसने एक रिपोर्ट रिलीज की है और वो दूसरी बार इसको रिलीज किया गया, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट का मतलब यही है कि जो लैंड है वो कितनी ख़राब हो चुकी है ये बताया गया, कितनी लैंड को हम ठीक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। और ये रिपोर्ट दी गई है यूनाइटेड नेशन CCD की तरफ से, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की तरफ से इस रिपोर्ट को दिया गया है। और इस रिपोर्ट की माने तो 23 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें सोका पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है दोस्तों। और अगले 2 साल के अंदर तो इमरजेंसी आएगी ही आएगी, लास्ट वाले 2 साल भी इनके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, पानी कम होने के कारण ये देश जो है वो प्रभावित रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे जो 17 जून 2022 को मनाया जाएगा उससे चलते हुए पहले ही इसको रिलीज़ कर दिया गया है। और इसका थीम है जो 17 जून को दिन मनाया जाएगा, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, मतलब हमने सोके से ऊपर उठना है, वो इकट्ठे उठेंगे। और ये दिन मेन तौर पे मैड्रिड स्पेन में मनाया जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं सोके से, वो एशिया के अंदर प्रभावित हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली ये भी फोकस किया गया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करनी होगी उन कंट्रीज़ की जिनमें बहुत ज़्यादा सोका जो है वो पड़ा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा उनको, और इवन वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ह्यूमंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो करनी होगी। और ये है हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, हमने डिजर्टिफिकेशन को ख़त्म करना है, हमने मरुस्थलीय एरिया को धीरे धीरे करके कम करना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मनसुख मंडाविया जी ने कुछ असेसमेंट रिलीज़ किए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी असेसमेंट था, ये सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दिया था कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो है वो पूरा का पूरा एक डाटा लेके आएँ कि किस तरह से उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कौन कौन सी चीज़ें सुधार सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की हैं अच्छे से, ये सारा डाटा जो है वो तैयार किया गया है। और ये 18 स्टेट से डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। तो मनसुख मंडाविया जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और इस रिपोर्ट के तहत ये पता लगा है कि फ्री मेडिसिन कई जगह पे जो है वो बांटी गई हैं और हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की गई हैं कई जगह पे, और भी करने की ज़रूरत है। तो 18 स्टेट्स जो सिलेक्ट की गई हैं वो इस तरह से सिलेक्ट की गई हैं जिसमें देखा गया है कि डिजीज़ का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का फोकस किया गया है और नॉर्थ इंडिया के ऊपर फोकस किया गया है। और प्राइमरी जो मकसद था वो यही था कि जो हमारे पास आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको जांचा जा सके और देखा जा सके कि कौन से चैलेंजेस जो हैं हमें और पूरे करने होंगे ताकि और स्कीम्स को हम स्टार्ट कर सकें। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जो इम्प्रूव किया है उससे क्या लाभ हुआ है लाभार्थियों को उसके बारे में पता किया जा रहा है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, पिक्चर से है, लेकिन दोस्तों ये डाटा आप याद रख भी सकते हो, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है। इंडिया का जो कैंसर बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, 2025 तक जो है 29.8 मिलियन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि 2021 में 26.7 मिलियन है और 29.8 हो जाएगा। तो कैंसर से बचने की ज़रूरत है, हमें वो इनिशिएटिव्स करने होंगे जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो कैंसर पेशेंट्स पाए जाते हैं और मेन में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो पाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिल्वर जुबली प्रोग्राम को एड्रेस किया है ट्राई का, और ट्राई का यहाँ पे मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने एड्रेस किया और साथ में सेल्फ मेड 5G बेड टेस्ट जो है वो लोगों को समर्पित कर दिया, जिसमें हम 5G के ट्रायल जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक ई बुक रिलीज़ की है, सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स। तो दोस्तों ये बुक का 67th एडिशन है जो जितेंद्र सिंह जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस ने रिलीज़ किया है। और ये सेकंड टाइम है कि हम इसका ई बुक वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब PDF फॉर्म में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। और ये कंटेंट बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया ताकि पता लग सके कि कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो कौन सी फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ही बेहतर काम कर सकते हैं, ताकि कल को अगर हमने कोई उनको लोगों के काम करने के लिए कोई हमने पोजीशन उनको देनी है तो यहाँ से देख के हम वो आइडिया लगा सकते हैं और इसी के बेसिस पे हम उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं। समीर शर्मा जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका टर्म दूसरी बार जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टाइम पीरियड बढ़ाया है, ये दूसरी बार हुआ है कि उनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। अदरवाइज वो मई 2022 में रिटायर हो जाते, लेकिन अब 6 महीने और बढ़ा दिए गए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, जो कि आरबीआई की तरफ से अप्रैल 2021 में सेटअप की गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया है कि 239 सर्कुलर्स को और विड्रॉ कर लिया जाए आरबीआई की तरफ से, तो आरबीआई इनकी सजेशंस को मानेगा और टोटल सर्कुलर्स हो जाएंगे जो अभी तक विड्रॉ कर लिए गए हैं 714। तो यूएस एयरफोर्स ने एक हाइपरसोनिक वेपन का टेस्ट किया है, सिर्फ इसको पढ़ सकते हो। 5 गुना से ज़्यादा स्पीड है इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो कि यूएसए की तरफ से टेस्ट की गई है साउंड ऑफ स्पीड से। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे जो है वो 18 मई को बनाया गया। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, एड्स के बारे में जान सकें कि किस तरह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हम रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं, और एचआईवी के बारे में लोगों को बताया जा सके, जागरूक किया जा सके, और किस तरह से टीकाकरण से हम जो है वो इससे बचाव अपना कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। और इसके लिए रेड रिबन सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये आप कह सकते हो कि जो लोग एचआईवी से पीड़ित हैं उनको सम्मान पेश करता है, और साथ में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनको याद किया जाता है इस रिबन को बांध के। और पहली बार इस दिन को 18 मई 1998 में मनाया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 मई 2022 का क्वेश्चन क्या था? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रसीट को क्या कहा जाता है? जब खर्चा बढ़ जाए, जितना पैसा आया उससे, तो उसको क्या कहा जाता है? तो बहुत से बच्चों ने आंसर फिस्कल डेफिसिट भी बताया, बहुत से बच्चों ने बजट डेफिसिट भी बताया। वैसे दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा बारीकी से देखोगे, बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना भी पैसा सरकार के पास आया है और जितना भी पैसा उनके पास जाएगा उसका डेफिसिट जो है वो बजट डेफिसिट होता है। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को देखें कि जितना खर्चा सरकार करेगी, जितना उनके पास आएगा, लेकिन जनरली जब एक साल की बात करते हैं तो उसको फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। तो जनरली अगर इनमें से भी बेहतर आंसर ढूंढना हो तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो याद रखना है ए आंसर होगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही ये होता है कि जितना एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर रेवेन्यू को माइनस कर दें, तो अगर आप देखोगे ये आपके पास क्या आएगा? एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। तो इसमें हम बोरिंग्स को जो पैसा उधार लेंगे वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उधार लेके तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो इसलिए बोरिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सी कमेटी जो है इनमें से रिलेटेड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से? तो आपने आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।